नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हिंदी के प्रश्न हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये आपको सीटेट टेट के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न हिंदी के सभी एग्जाम के लिए ही उपयोगी हैं और यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इन 35 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाते हैं और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो आपको सोचने पर काफ़ी मजबूर करेंगे उत्तर में। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है हमारा, दुर्गा का पर्यायवाची है। तो दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा होगा? आप यहाँ पर विकल्प के क्रम को ध्यान न दें, वो थोड़े से लिखते समय ऊपर नीचे हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले को ए नीचे वाले को बी समझ लीजिएगा या उसी क्रम में रहने दीजिए। आपको सिर्फ अपना उत्तर का चयन करना है और आप उस उत्तर के चयन के विकल्प को आप लिख सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये उत्तर यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं दुर्गा का पर्यायवाची है, 4 विकल्प हमारे सामने हैं जहां श्री, भारती, धात्री और ज्योत्सना ये 4 विकल्प हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सही ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि दुर्गा का पर्यायवाची होता है धात्री और यहाँ पर हम विकल्प ए को देखते हैं श्री। श्री जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, चाहे लक्ष्मी जी बोलें। इसी के साथ साथ भारती जो है ये सरस्वती का, और इसी के साथ सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा मिट जाता है तो आप उस बात को ध्यान ना दें। इसी के साथ में ज्योत्सना जो है, तो ज्योत्सना जो होता है ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये चांदनी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो उनके बीच में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं या उनके बीच में कौन सा चिन्ह जो होता है वो मौजूद रहता है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, अवतरण, योजक या फिर कोष्टक या निर्देशक। तो कौन सा हमारा उत्तर होगा आप कमेंट्स जरूर करें और अपना उत्तर जरूर दें। देखिए संज्ञा की द्विरुक्ति, तो द्विरुक्ति का मतलब होता है जब कोई भी संज्ञा 2 बार आती है तो वहां पर हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग हम वहां पर करते हैं? अवतरण, योजक, कोष्टक या निर्देशक। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। अब देखिए जैसे कोई सा भी हम कुछ लिखते हैं तो वहां पर जैसे जब लिखते हैं तो उसके बीच में हमें एक योजक चिन्ह जो होता है वो प्रदर्शित करना होता है, या कोई भी हम संज्ञा का नाम जब 2 बार लिखते हैं तो उसके बीच में हम योजक चिन्ह जो है उसका प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ बात करते हैं जैसे अवतरण चिन्ह होता है, तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी भी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देते हैं तो उस स्थिति में हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जैसे हम कोष्टक का प्रयोग कब करते हैं? तो कोष्टक का प्रयोग हम कोई भी बात होती है उसे जो जानकारी होती है उसे जो का त्यों लिखने के लिए या उसका कुछ एक कोई दूसरा अर्थ भी दर्शाने के लिए हम कोष्टक में उसको लिख देते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम कोई भी शीर्षक होता है, विषय वस्तु होती है, उसके आगे हम इसे प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर उत्तर को समझ गए। योजक हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है और यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में होगा? भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर कृत और कर्मवाच्य, या डी है कर्मवाच्य। तो देखिए यहाँ पर श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये वाक्य जो होगा ये होगा ऑप्शन डी कर्मवाच्य। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन डी कर्मवाच्य। जी हाँ, देखिए जिस वाक्य में
क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य के कर्म की प्रधानता हमें मालूम पड़ती है तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कुजगह फोड़ा और ससुर वेद्य। ये एक कहावत है और इस कहावत का क्या अर्थ होता है ये हमें इसमें समझना है। तो कहावत जो है हमारी वो यहाँ से यहाँ तक है, जिसे कुजगह फोड़ा और ससुर वेद्य, इसका क्या अर्थ होता है? दोनों में दोष, बी है मरीज वैद्य संपर्क में, वैद्य में संपर्क, या फिर सी है दोनों का त्याग, और डी है धर्म संकट की स्थिति। आपके अनुसार कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धर्म संकट की स्थिति। इस कुजगह फोड़ा और ससुर वेद्य का कहावत का अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मुझे बहुत ही पसंद आया ये क्वेश्चन, और आप इसका उत्तर जरूर दें। मेरे बताने से पहले आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है नेत्र, चोट, निशाना या फिर जवाब। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए? आप कमेंट्स जरूर करें इसका उत्तर। चलिए बात करते हैं। यहां पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निशाना। अब देखिए निशाना यहां पर क्यों सही होगा इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं अचूक ये एक है और अचूक एक विशेषण है। ये देखिए आगे इसमें लिखा है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक क्या हो सकता है? निशाना। तो हमारा उत्तर बनेगा निशाना, क्योंकि अचूक शब्द निशाने के लिए एक विशेषण का काम करेगा। तो अचूक निशाना, ऐसा आपसे यदि कोई वाक्य में कहा जाता है तो निशाना कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अचूक होना चाहिए, जो चूके नहीं ऐसा निशाना। तो यहाँ पर जो चूके नहीं अचूक हो तो उस निशाने की विशेषता हमें बताता है अचूक विशेषण शब्द। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न लगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो देखिए क्रिया अर्थक संज्ञा जो होती है ये किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, या एक वचन स्त्रीलिंग, या डी है बहुवचन स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा एक वचन पुल्लिंग, क्योंकि जब कोई भी क्रिया जो होती है वो एक संज्ञा की तरह व्यवहार करती हो, जैसे कोई क्रिया है वो संज्ञा की तरह व्यवहार करती हो, तो उस स्थिति में ऐसी क्रिया अर्थक संज्ञा कहते हैं, और ये सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चीर और चीर का क्या अर्थ है? नया पुराना, किला काज, पुराना कपड़ा, चर अचर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या उत्तर हमारा रहेगा? तो आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दें, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो विकल्प सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। वजह क्या है? देखिए एक चीर का अर्थ है पुराना और एक चीर का अर्थ है कपड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चीर है इसका अर्थ है पुराना, जैसे चीरकाल से ये प्रथा चली आ रही है तो मतलब पुराने समय से। और द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं चीर मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्राणदा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, या प्राण रहने का अभ्यास। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
जीवन देने वाली दवा। तो जीवन देने वाली दवा होती है, उसे हम कह सकते हैं प्राणदान। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले इस क्वेश्चन से हमें पहचानना है मिश्र वाक्य को। देखिए मिश्र वाक्य 4 विकल्प हैं, सॉरी वाक्य हैं, इनमें से हमें पहचानना है। उसने अपना घर लुटा दिया, और बी है यहाँ पर सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सी है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, और उसका सब कुछ खो गया। बहुत ही सरल सा है और आप आसानी से उसको पहचान पाए होंगे। निश्चित यहाँ पर हमारा उत्तर होगा मिश्र वाक्य का उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? तो देखिए सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? सहायक कर्ता है, पूरक है, मुख्य क्रिया है, या फिर पूरक कर्ता है? तो देखिए यहाँ पर सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी एक पूरक शब्द है। और पूरक शब्द क्या होते हैं? तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी होगा पूरक। अब देखिए यदि हम यहाँ पर चौड़े शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे अवॉइड करते हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा सड़कें बनाई गई। अब यहाँ पर सड़कें बनाई गई, पर किस प्रकार की बनाई गई ये थोड़ी सी इसके अंदर बात नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर ये पूरक शब्द इसके अंदर जोड़ा गया, तो यहाँ पर वाक्य को और भी ज्यादा पूर्णता इसमें मिल जाती है, वाक्य के अर्थ को पूर्णता मिल जाती है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पूरक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। और यहाँ पर की से क्या बोध होता है? मतलब की जो आ रहा है इस वाक्य के अंतर्गत, ये इसलिए कि वह बीमार था। तो यहाँ पर जो की शब्द है इससे क्या पता चलता है? अथवा जोड़ने का कारण और डी है और। तो यहाँ पर देखिए हमें इस वाक्य में कारण का पता चल रहा है, इसकी से कारण का बोध हो रहा है कि वो इसलिए कि क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। तो उसके नहीं आने का जो कारण है वो हमें पता चल रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंठ तालव्य कौन सा है? तो यहां इनमें से हमें पहचानना है कंठ तालव्य। ऑप्शन है उ और उ, र, श, ए, आ। तो कौन सा यहाँ पर कंठ तालव्य होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए और ए वर्ण है ऑप्शन सी के अंदर, ये कंठ तालव्य में आते हैं। और इसी के साथ उ और उ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, र, श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धन्य है, और अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी या फिर मैथिली? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जयपुरी। जी हाँ, जयपुरी जो है ये बिहारी की बोली नहीं है, और ये जयपुरी जो है ये राजस्थान की एक उपभाषा की बोली है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो यहाँ पर अन्य पुरुष का हमें एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन रूप बताना है। तो यहाँ पर उससे, उनके, उनसे या फिर डी है उन्हें। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, उन्हें। उन्हें यहाँ पर जो होगा अन्य पुरुष का एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप उन्हें होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इस वाक्य के अंदर अत्यंत शब्द जो है ये रेखांकित है, और इस रेखांकित पद का मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है। ये विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण है या सविशेषण है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा प्रविशेषण, ऑप्शन बी। अब देखिए अर्चना कैसी है, तो सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हुआ, पर उस विशेषण के पहले भी एक शब्द लगा है अत्यंत, और ऐसी शब्द जो विशेषण के आगे लगकर और भी विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पर प्रविशेषण जो होते हैं वो विशेषण की विशेषता को बतला देते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणा अर्थक क्रिया, यौगिक क्रिया या फिर डी है संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। तो नाम धातु क्रियाएं क्या होती है, तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है या फिर सर्वनाम हो सकते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हैं, और विशेषण से मिलकर के बनने वाली जो क्रिया होती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था या फिर मैंने आम खाया। तो यहाँ पर हमें आसन्न भूतकाल के वाक्य को पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, मैंने आम खाया। अब मैंने आम खाया जो है ये आसन्न भूतकाल का वाक्य है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तत्सम शब्द है। अगला वाक्य सब प्रश्न जो है हमारा वो है तत्सम शब्द है, चतवारी, अढ़ाई, गौर या फिर बैन। तो यहाँ पर हमें तत्सम शब्द को पहचानना है और तत्सम शब्द यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, चतवारी। चतवारी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है चतवारी का चार। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। तो विकल्प इस प्रकार से हैं, गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, गाय की पूंछ होती है। ऑप्शन ए जो होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उसकी बेटी हुई, तो इसे ना बोल करके उसको बेटी हुई, ऐसा हम शुद्ध वाक्य बोलते हैं। गोपाल को लड़का हुआ तो गोपाल के लड़का हुआ। इसी के साथ में मर्द को दाढ़ी होती है, ये ना बोल करके हम बोलेंगे मर्द को दाढ़ी होती है। यहाँ पर मर्द की दाढ़ी होती है ऐसा लिखा है, तो उसका शुद्ध रूप जो होगा मर्द को दाढ़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या डी है सामान्य वर्तमान। तो यहाँ पर कौन सा हमारा उत्तर होगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, हरकत जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है। डाक भेजी गई या सभी या फिर चिट्ठियां। तो देखिए सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, यहाँ पर जो हमारा कर्ता होगा वो होगा ऑप्शन डी, चिट्ठियां। जी हाँ, चिट्ठियां यहाँ पर कर्ता है और ध्यान रखें चिट्ठियां यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है विसर्ग संधि है,
पहचानना है किस शब्द में विसर्ग संधि है, निष्कर्म, संयोग, सदैव या फिर गिरीश। तो कौन सा यहां पर हमारा उत्तर होगा? ऑप्शन ए निष्कर्म जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। इसके अंदर संधि है विसर्ग संधि। और देखिए यहां पर जो संधि का विच्छेद होगा वो होगा निहि। तो निहि धन कर्म, ये हमारा यहाँ पर इसका विच्छेद होगा। अगला है संयोग। तो संयोग जो है इसके अंदर व्यंजन संधि है, इसके अंदर व्यंजन संधि। और इसी के साथ हम बात करते हैं सदैव की। तो सदाधन एव जो कि वृद्धि स्वर संधि है इसके अंदर होगी। और इसी के साथ में गिरीश जो है गिरी धन ईश, ये दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर होगी। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो यहां पर हमें पहचानना है उस शब्द को जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सनक। सनक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा और शेष शब्द जो हैं वो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हैं। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है अयादि संधि है। अयादि संधि यहाँ पर कौन सी है? उत धन योग, तथा धन एव, अप धन ज, नौ धन एक। तो अयादि संधि जो है वो यहाँ पर होगी ऑप्शन डी नौ धन एक। और नौ धन एक यहाँ पर शब्द बन जाता है नाविक शब्द का, यहाँ पर संधि विच्छेद बनेगा नौ धन एक और यहाँ पर संधि होगी अयादि संधि। चलिए उत धन योग जो होगा ये हमारा इसके अंदर संधि बनेगी व्यंजन संधि। तो इसमें हमारी संधि है व्यंजन संधि। तथा धन एव के अंदर हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि और अप धन ज के अंदर बनेगा व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर पल पल, अनजल, अंत अनंत, धर्मा धर्म। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो होगा पल पल, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विशेषण बताइए। हमें विशेषण को पहचानना है और विशेषण कौन सा है? क्षम्य, फेन, शिक्षा या फिर भ्रम। देखिए विशेषण जो विशेषता बताते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं विकल्प ए की। तो विकल्प ए जो होगा यहाँ पर क्षम्य एक विशेषण है और क्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा करने योग्य हो। और यहाँ पर क्षम्य जो है ये क्षमा शब्द से निर्मित भी है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला है बा। उपसर्ग किस में होता है? बदबू, बदौलत, बदनाम या बदहजमी। तो बा उपसर्ग जो होगा वो यहाँ पर है ऑप्शन बी बदौलत के अंदर। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विदेशज शब्द को पहचानना है। विदेशज शब्द कौन सा है? चश्मा, जूता, वायु या फिर जिम। तो यहां पर हम देख सकते हैं विदेशी शब्द जो है ये है चश्मा। ऑप्शन ए जो होगा ये एक विदेशी शब्द है और ये फारसी भाषा का शब्द है। इसी के साथ में जूता देशज शब्द है और जीव तद्भव है और जिसका तत्सम रूप होता है जीवा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म और डी है लक्ष्मी। तो यहाँ पर हमें पहचानना है तद्भव शब्दों को। तो तद्भव शब्द यहाँ पर कौन से होंगे? नासिका, बच्चा, ग्रीष्म या फिर लक्ष्मी। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बच्चा। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। ये तद्भव शब्द है और इसी तद्भव शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है वत्स। जो होता है तत्सम रूप वत्स होता है और वत्स का अर्थ भी वही होता है बच्चा, पुत्र आदि।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक या फिर संबंधवाचक? तो ये जो होंगे यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा भाववाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा मुझसे, हमसे, मुझको या फिर हमको। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा वो यहां पर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या फिर पीछे पड़ना। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा दांत काटी रोटी का अर्थ होता है बहुत गहरी दोस्ती। तो जो गहरी दोस्ती होती है वहां पर हम ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं, दांत काटी रोटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, श्रद्धा, प्रेम या फिर सम्मान। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो था थोड़ा मिसप्रिंट था, तो मैंने इसे सही लिखा है श्रद्धा। तो यदि ये आपका उत्तर है तो आप यहाँ पर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं कौन सा यहाँ पर आपका उत्तर होगा। तो देखिए संख्य भाव मिश्रित अनुराग को हम कहते हैं ऑप्शन बी प्रणय जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रणय। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची है पनग, ललित, चिताकर्ष, जात रूप। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी जात रूप जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, परीक्षा, मुमूर्ष और मुमूर्ष, परीक्षा। तो यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो छांटना है और वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी और सी। दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर वर्तनी का प्रयोग अलग इसके अंदर है। तो यहाँ पर शुद्ध होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? पया धन धी, पया धन दधी या पया धन ऊधधी और डी है पया धन धी। तो कौन सा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए पया धन धी। देखिए पया धन धी जो है ये एक शब्द है पयोधी और इसी पयोधी का ये संधि विच्छेद है। तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा ये ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए किसी वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ।